हेलो फ्रेंड्स, ये एक नया चैनल है यूट्यूब का, जो कि मैंने आज से ही इसमें वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। ठीक है। तो इसमें जैसे आपने 6th और 7th में पढ़ा, तो उसी टाइप से बाद में 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है। और इसके अंदर आप आधुनिकता के बारे में पढ़ोगे कि कैसे कैसे इंडिया में क्या क्या प्रोसेस चल रही थी, आज़ादी के बाद का, आज़ादी से पहले का। तो और सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला जो चैप्टर है वो एक बेसिक चैप्टर है कि जो तारीख होती हैं, जो डेट्स होती हैं, क्यों, कब, कहाँ, ये क्यों ज़रूरी है, इस बात पे ये फोकस करती है पहला चैप्टर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बहुत अच्छे से देखो 8 पेजेस हैं और इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है। और अच्छे से जो 8th क्लास में जाने वाले बच्चे हैं वो इसे अच्छी तरह देखें और मेरी बात को समझे। यूट्यूब में और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ हट के आपको समझा सकूँ और एक इजी वे में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी को बता सकूँ कैसे क्या आएगा। ठीक है। चलिए, तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जो तारीखें होती है, दिनांक होते हैं जिसे आप कहते हैं, वो महत्वपूर्ण, वो ज़रूरत क्यों पड़ती है उन तारीखों की। ठीक है। तो जैसे कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध कब हुआ, और कब कब कौन सी बहसें चली, कब कब कौन से युद्ध हुए, आपको सब पढ़ना पड़ता। ठीक है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को, तारीखों को पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस इस तारीख रटने चले जाओ। और क्या इतिहास में यह धारणा सही है? देखिए, आपका ये मत होगा कि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इतनी डेट्स हैं, ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि आपकी तर्क शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इतिहास है वो आपको ये बताएगा कि भविष्य में कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन से जो सही नियम हैं, कौन से जो अच्छी बातें हैं इतिहास से, उसको हमको अडेप्ट करना है। अडेप्ट यानी कि स्वीकार करना है। ठीक है। तो ये भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पे आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह से थी और इनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। सपोज एक एक लाइन को हमें बिल्कुल मीनिंग वाइज हमें पढ़ना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो आपका पास्ट है, अतीत है, ठीक है, उससे चीज़ें किस तरह की थी, उस पे क्या बदलाव आया। यानी कि कोई भी अगर पर्टिकुलर वॉर हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर वॉर मीन्स वॉर होते हैं युद्ध। ठीक है। कोई युद्ध हुआ सपोज, तो जो युद्ध है वो क्यों हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि वो युद्ध वही पर्टिकुलर स्थित जगह पे क्यों हुआ है, और उसी दिन ऐसा क्या था, मतलब कि क्या क्या कंडीशन यानी क्या क्या परिस्थितियाँ विकसित हो गई थी कि युद्ध होना पड़ा। ठीक है। तो हमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। कई युद्धों में तो संधि हो जाती है, किसी युद्ध में तो एक पक्ष जीत जाता है और एक पक्ष हार जाता है। ठीक है। तो उसके कई कई मायने हैं, कई कई उसके निष्कर्ष निकलते हैं युद्ध के। हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। ठीक है। यानी कि ये सत्य है कि हम पहले की बात भी लेके बैठ जाते हैं, और दूसरी बात हम बाद की, फ्यूचर की बातें भी करते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, यानी कि ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पे हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि
जैसे किसी ने चाय कब पिया आपको क्या पता? किसी ने आलू कब उगाया आपको क्या पता ना? हमें भी नहीं पता। तो ऐसे इन चीज़ों की डेट्स हमें नहीं मालूम करनी होती। एक पर्टिकुलर वे से इम्पोर्टेंट डेट्स को ही इतिहास में लिखा जाता है और इम्पोर्टेंट बातों को, महत्वपूर्ण बातों पे ही ज़िक्र किया जाता है। ठीक है? लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं कि ऐसे सवाल पूछें जो वाक़ई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घुट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। ठीक है? रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ खड़ा हो कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों की चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी? जैसे आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स हैं आपके पास, ठीक है? एंड्रॉइड है, एप्पल है, ये सारे फ़ोन्स हैं। इन फ़ोन से पहले भी ज़िंदगी कैसे चलती होगी? लाइफ़ जो आपका जीवन है वो कैसे चलता होगा? उस टाइम पे भी तो लोग थे ना। तो अभी भी यही बातें आपको जाननी हैं, ठीक है? आपको हिंदी की वीडियो बहुत कम अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगता है टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है और हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करवाई है यूट्यूब्स पे। लेकिन मुझे लगता है कि एक-एक अब नया सेशन जब स्टार्ट होना है तो एक-एक लाइन को हमको अर्थ वाइज़ उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत है, ठीक है? और जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप भी पढ़ सकते हैं इसको। इवन यूपीएससी एस्पिरेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है, तो मेरा ये मानना है कि आप अभी से पढ़ेंगे तो आगे जाके बहुत बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, ये देखिए, ये जो है वो पिक्चर दिख रही है, ठीक है? हिंदुस्तान बाय जे रेनेल यहाँ पे लिखा है ना, तो देखो, ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जो ब्राह्मण्स हैं वो ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र ये 1782 में बनाया गया है, ये बात याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम सौंपा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा? तो जेम्स रेनेल को सौंपा, ठीक है? जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे का काम करने का कार्यभार किस व्यक्ति ने सौंपा था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव। देखो क्वेश्चन आ गया ना। देखो अब जैसे ये पैराग्राफ है, ये थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस देखिए। ये आ सकता है कि तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है, तो इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या तारीखों का हमारे जीवन में कितना महत्व है? आप लिख सकते हो, अभी भी पढ़ा हमने। ये ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव और जेम्स रेनेल का आपको जो रिलेशन है, जो संबंध है वो पता चल गया। हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को कहा था, ठीक है? और भारत पे अंग्रेजों की विजय के समर्थन, रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वह उसे भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो ये जो शास्त्र भेंट कर रहे हैं ब्राह्मण्स, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारी भारत की रक्षा कीजिए। सीधी सी बात है। चलिए, देखो एक पेज में आपको मतलब 5 मिनट लग रहा है एक पेज को हमें देखने के लिए। देखिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के यहाँ पे हैं हम, ठीक है? ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाक़ई गलत होता है। आप भी बुक लीजिए और देखिए, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे उनकी ज़ुबान पे चढ़ गया। देखो हमारे वहाँ पहले चाय नहीं पीते थे, ठीक है? वो भी कहीं से आया होगा ना। इस तरह की प्रक्रिया में कोई स्पष्ट तिथि नहीं है कि किसने पहले चाय पी,
आपको कैसे पता चला किसने पहले चाय पी? इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना की कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन के दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था समाज में किसी दिन बदलाव आए, यह बताना संभव। किस समय बदलाव आए राष्ट्रीय आंदोलन के किस दिन से और किन शुरुआतों में बदलाव आया, आप नहीं बता सकते हो। जब नेशनल मूवमेंट हुआ, नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, तो उस टाइम जो था आपका, कैसे आप बता दोगे कि किस समय ये स्टार्ट हुआ, किस दिन शुरू हुआ, कब लोगों के बीच में ये बातें उत्पन्न हुई कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, ऐसा विचारक कौन था? तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम से देखो, कोई भी जो विकसित होता है मस्तिष्क, उसके लिए समय, जैसे एक छोटा बच्चा क्या करते हैं, छोटा बच्चा को समय लगता है बढ़ने के लिए, उसे दिमाग में जो मस्तिष्क में उसको जो समझ आती है उसे भी टाइम लगता है। वैसे ही लोगों को भी ये बात समझ आएगी, आज़ादी को हमें किस प्रकार पाना है, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे होता है, कोई भी चीज़ एकदम से कभी भी नहीं होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है, ऐसे में हम सिर्फ़ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे ख़ास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों का ही इतिहास माना जाता था, ठीक है? उस टाइम पे क्या-क्या माना जाता है? युद्ध, कोई बड़ी घटना हुई, उसे इतिहास मान लिया गया, ठीक है? यह इतिहास राजा-महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस राजा, ठीक है? किस राजा का किस कौन से साल में विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उनसे लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन-सा शासक गद्दी पर बैठा। ठीक है, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का भी महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 सालों के इतिहास किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पे ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति समाज में किस तरह बदले। देखिए, धीरे-धीरे क्या हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, भले ही किसी को ना लगे, पर मेरी राय में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ। तो देखिए, मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। 1 सेकंड। चलिए, अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, मेरी बात सुन लीजिए सही तरीके से, कि इतिहास में जो किताबें हैं, ठीक है? इतिहासकार अब दूसरे सवाल उत्पन्न करने लगे धीरे-धीरे, ठीक है? पहले युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं को ले रहे थे, अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि कैसे लोग रोजी-रोटी चला रहे थे उस टाइम पे, शहर कैसे बसे, बाज़ार कैसे बने, रियासतें कैसे बनी, ठीक है? रियासतें होते थे, छोटे-छोटे रजवाड़े होते थे, ठीक है? जैसे हैदराबाद हो गया, हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है? राजा रणजीत सिंह था पंजाब का। तो अभी पढ़ोगे आगे धीरे-धीरे, अभी सिर्फ़ इतना समझना है। देखो, ये लिप्टन टी है ये, उस अभी तो ग्रीन टी आती है। लिप्टन की है ये, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होता था। देखिए, पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादकों के लिए, ठीक है, बाज़ार नई रुचियाँ चलने में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यहीं चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तस्वीर एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। ये देखिए, अब आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। देखो, क्वेश्चन बन गया कि किसको ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई है। अब कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना
क्या होता है, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत को कहानी बुनते रहते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखों में भी बदल जाती है। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप जिन तारीखों को इर्द गिर्द घूमते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण कुछ खास घटनाएं हो जाती हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें बदल जाते हैं। कोई भी जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, वो इतिहास के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, उसे ऐड कर देंगे किसमें, इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। चलो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने एनसीईआरटी में कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल बहुत सारे हुए, मेटकॉफ हुआ, और आपका डलहौजी पढ़ोगे आप, इसके अंदर अभी आगे आएगा 1857 की क्रांति में। तो उनका जो शासनकाल है, उनके बारे में भी, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए होते हैं अपने कार्यकाल में, तो सारे गवर्नर जनरल ने, जो मेन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए, उनके बारे में। ठीक है, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ मैंने बोला, तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ इसने किया होगा। डलहौजी हो गया, उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा, जैसे वो हड़प नीति लाया था, वो डॉक्टर ऑफ लैब्स जिसे बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसमें अभी जाना नहीं है। तो पर्टिकुलर जो गवर्नर है, आपको उसके और उसने क्या क्या किया वो भी पढ़ना है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल, देखो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हेस्टिंग, तो आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आ सकता है वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल। और आखिरी वायसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये गवर्नर जनरल से वायसरॉय में कैसे बदल गया ये पद, इसकी कहानी पढ़ेंगे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, देखिए नाम आ गए हैं, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरॉय का भी कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला की छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, ठीक है, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन में बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह, वर्गों, गतिविधियों को किस तरह ध्यान दे सकते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया अभी। ठीक है, जब हम इतिहास से कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में, ठीक है, टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद, सामंजस्य यानी संतुलन, इसका मकसद है कि कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके और रिमेंबर किया जाए। रिमेंबर माने होता है याद करना। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ उन घटनाओं पे जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, इनमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, अगर भारतीय को अपना कोई इतिहास कैसे पढ़ना है तो वो अलग तरीके से लिखेगा। वहीं ब्रिटेन, अगर कोई चलो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल है कि इंडिया का जो इतिहास है, हिस्ट्री है भारत की, उसको हम जैसे भगत सिंह को पढ़ते हैं मान लो, तो भगत सिंह एज अ क्रांतिकारी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर उसे क्रांतिकारी नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की नज़र में क्या था, एक टेररिस्ट था। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ, इसमें कोई वाली बात नहीं है।
ठीक है, वहाँ उस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ मान लो किसी ने बहुत जनरल डायर को बहुत बुरा बताया है या फिर उसने जो भी किया, वहाँ शायद किसी और तरीके से पढ़ाते हैं बाहर देश में। तो इतिहास को पढ़ाने का तरीका हर देश में अलग हो जाता है। देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो आ सकता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, कब बने थे, 1773 में। भारत के नहीं, मतलब बंगाल, पहले बंगाल के थे, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें देखी वो होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमें वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कार्यकाल, जीवनी, तस्वीर सब को मिलेगी। तो आपको आ सकता है 1773 में पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग बने 1773 में। 1773 वॉरेन हेस्टिंग याद कर लो। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने, पहले गवर्नर जनरल बने। देखिए गवर्नर जनरल मैं अभी नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि इस पे अभी है नहीं। और दूसरा ये है कि गवर्नर जनरल को अलग से मैं एक लिस्ट के तौर पे पढ़ा दूंगी, क्योंकि गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अदर एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो जैसे जैसे कहानी चलेगी वैसे वैसे आते जाएंगे गवर्नर जनरल, फॉर्स रॉय और जो भी थे वो सब आएंगे, ठीक है। तो तब हम उसको एक कहानी के थ्रू जोड़ के पढ़ लेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। याद कर लो, वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। हम अवधियां कैसे तय करते हैं, देखो अवधियां 1817 में स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, 1817 में स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 हिस्सों में हिस्ट्री को बांटा, ठीक है, जो कि विशाल खंड में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। और इस किताब में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन कालखंडों में बांटा। कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने माना क्या, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। इतिहास में समस्या दिखाई जाए, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। एक दौर में की खासियत में इसे केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय तत्व यानी कि इसका जो मेन, जैसे एक सर्कल है उसका जो पॉइंट होता है, मेन बिंदु होता है ना, वो केंद्रक होता है ना। सर्कल बनाओ जहाँ से आप गोल कर रहे हो प्रकार से, वो जो सेंटर पे जो बिंदु होता है ना वो केंद्रक होता है। तो वही केंद्रक तत्व, केंद्र में जो तत्व है, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे कोई भी चीज जो सेंटर में होगी उसी ही तो पकड़ोगे ना आप सबसे पहले। सही सी बात है। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों में क्या महत्व, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या अंतर है, मिल सकता है। मेरे को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी मिल का मानना है कि भारतीय बहुत पीछे हैं एक्चुअली में। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता था। देखो क्या क्या बोल रहा है वो। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पे कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान हो सके। देखो क्या क्या बोल रहा है मिल यहाँ पे। मिल बोल रहा है कि वो शिष्टाचारी नहीं थे, कला, संस्कृति, कानून कुछ भी उनको नहीं समझ थी, सब असभ्य थे। तो हमारे लिए ये, और उसको लगता है कि ब्रिटिशर्स को सारे भारत पर कब्जा ही कर लेना चाहिए, ऐसी सोच रखता था मिल। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले
सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास को किसी दौर में हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म या साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते थे कि औरों के जीवन में और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अब आप जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो इसके एमसीक्यू लगवा लेना, ठीक है? यूट्यूब में कहीं भी अवेलेबल है या मैं ही करवा दूंगी अगर आप कमेंट में बता दोगे तो, ठीक है? अब पहला वीडियो है, पता नहीं कितने व्यूज़ आएंगे मुझे नहीं पता है, पर जितने भी आएंगे वो रियल होने चाहिए बस, और पढ़ने वाले होने चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा ना पढ़ाने में भी। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पहले आपने 6 में प्राचीन पढ़ा, फिर 7 में मध्यकाल पढ़ा, और अभी आप आधुनिक पढ़ रहे हो, तो ऐसे बांटा गया है इतिहास को। इतिहास को इन खंडों को बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। विज्ञान क्या क्या है? विज्ञान है, तर्क है, लोकतंत्र है, मुक्ति है, समानता है, ठीक है? और अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और प्रकृति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अभी समझेंगे इसे क्या है औपनिवेशिकता। ये देखो एक टॉपिक ही है इसमें, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़नी है अभी हमें। अब मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर बता देती हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा, मैंने फटाफट से पढ़ लिया था। एक्चुअल में क्या है ना कि जो जेम्स मिल है उसने ना 1817 में, ठीक है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पेज ले लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या लिखा है। देखो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से स्टार्ट कर देगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो यहाँ लिख दिया मैंने, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इसने लिखा है 1817 में कि जो इतिहास है वो हिंदू मुस्लिम, क्या क्या है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस कालखंड में विभाजित होकर इतिहास को पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी हम पढ़ते हैं प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है? यही पढ़ते हैं ना, हमारा अतीत पढ़ते हैं कि उसको किस खंड, इस फॉर्म में नहीं पढ़ा, क्योंकि बौद्ध भी थे, जैन भी थे, इतने सारे धर्म हैं, और इन तीनों हिस्सों में ही बांटना ठीक रहेगा जो मिलने बांटा नहीं, इसीलिए इसको बात, क्योंकि शुरू से पढ़ेंगे ना कैसे हुआ। आपने हड़प्पा पढ़ा, अशोक पढ़ा, चंद्रगुप्त पढ़ा, जो चीज़ें आई, बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, सारे धर्म पढ़े। फिर उसके बाद हिंदू मध्यकाल में अकबर पढ़ा, बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, औरंगजेब पढ़ा, उनकी कला साहित्य पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या बनवाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया, ठीक है? खिलजी के बारे में पढ़ा, ठीक है? और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे अभी आप मॉडर्न में आ चुके हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में, वहाँ के इतिहास से आप यहाँ पढ़ते हो, ठीक है? चलिए औपनिवेशिक बता देती हूँ। औपनिवेशिक होता है कि एक देश से दूसरे देश पे शासन करना। बेसिकली कोई देश है पर्टिकुलर, वो दूसरे देशों पे अपना स्थापत्य का, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत को कब्जा किया, सिंपल एज दैट। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि इस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। देखो यहाँ पे पहले ही मैंने जो बताया, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, यानी राजाओं को भी अपने पक्ष में लेकर उन्हें दबा कर उनको किस प्रकार से अपने नियमों के जाल में फंसा दिया उन्होंने। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पे, इकोनॉमिक मतलब पैसे पे भी नियंत्रण कर लिया, सोसाइटी पे भी नियंत्रण कर लिया उन्होंने। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूली किया, अपनी ज़रूर की चीज़ों को सस्ती कीमत पे खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती किराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे। मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में, क्योंकि वो बेसिकली मसालों के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए उद्देश्य से आए थे यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे उनका कि इनमें आपस में ही फूट है, तो हम यहाँ राज भी कर सकते हैं। क्योंकि एक मैं बात बता दूँ, एक नोट करके लिख लेना। देखो, ब्रिटिशर से पहले भी कुछ कंपनियां आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे पोर्टुगीज आए थे, यानी पुर्तगाली जिसे बोलते, डच आए थे, फ्रांसीस आए थे,
तो बेसिकली ये भी आए, लेकिन ये क्यों नहीं बना पाए अपना स्थापत्य। बेसिकली फ्रांसिस अच्छे खासे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी टक्कर दी ब्रिटिशर्स को, लेकिन बाद में फ्रांसिस के पास भी वो भी हट गए बाद में, धीरे-धीरे उनकी कहानी अलग है, ठीक है। तो फिर धीरे-धीरे इतना तो पता चल गया, फ्रांस और ब्रिटिशर्स को ये तो बात पता थी, जिसने भारत पे राज कर लिया वो पूरी दुनिया पे राज कर लेगा। तो अंग्रेज़ों को क्या करना था, भारत पे राज करना, ताकि हम हुकूमत चला सके पूरी दुनिया पे, ठीक है। देखो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी चीज़ों में परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन भी आया, आर्थिक परिवर्तन भी आया, सामाजिक परिवर्तन भी, सांस्कृतिक बदलाव भी, चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे सारे वर्ग समूह इन बदलावों को ही एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इतिहास इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों में केंद्र मानते हैं। देखो अब थोड़ा सा ही बचा है, इनको पढ़ लो। प्रशासन अभिलेख तैयार कर, देखो प्रशासन में अभिलेख भी तैयार करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। अंग्रेजी शासन दौर तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड, जैसे फाइल होती है ना उसमें रिकॉर्ड लिख लेते हैं, वहीं अभिलेख बोलते हैं उसको, अभिलेख यानी रिकॉर्ड ही होते हैं। इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था, ठीक है। जैसे आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है पीछे से, कभी देखना किसी का भी एडमिट कार्ड, निर्देश लिखे होते हैं कि पेन लाना, कॉपी लाना, या फिर आपको स्कूल में ऐसे ही बता देते हैं एग्ज़ाम में कि आपको पेन लानी है, अब पेन लाना है, और क्या बोलते हैं, अपना जो भी सामान है लिखने का वो सब लाना है, तो वो आपको निर्देश दे रहे हैं। या फिर आपको कहा जाए कि आज 4 ही वादन लगेंगे, पीरियड लगेंगे, तो आप 4 ही वादनों के कॉपी किताब लाइएगा, तो ये निर्देश दिया जा रहा है। आज छुट्टी है, ये निर्देश दिया जा रहा है। हर योजना होती है प्लानिंग, नीतिगत फैसले होते हैं कुछ स्ट्रैटेजिकल, जो आपके जो फैसले होते हैं, ठीक है, जो नीति के तहत लिए जाते हैं कि आज ये नीति अप्लाई करेंगे तो शायद इससे मुनाफा हो जाए। सहमति यानी कि आपकी जो सहमति होती है कि मैं इस बात पे सहमत हूँ, ठीक है, ये होना चाहिए, मैं सहमत हूँ। जांच को साफ साफ लिखना, यानी कि जो भी रिकॉर्ड में लिखे जाएंगे उसे साफ साफ लिखना है, ताकि आगे वाले जो देखें वो भी रिकॉर्ड को जांचें परखें कि ऐसे बनाना है और ऐसे ही आगे का कार्यभार संभालना है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पे वाद विवाद किया जा सकता है, डिबेट भी की जा सकती है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पे आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल के रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते, जैसे आज भी हो। एक कोई भी तहसील है, ब्लॉक है, उन्होंने भी तो कोई ना कोई अपना खाता रखा होगा लोगों का कि किस प्रकार हमें काम करना है, क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने, ताकि कोई हमसे रिकॉर्ड मांगे तो हम उसको दिखाएं कि ये हैं आपके रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे कोई ज़मीन है तो ज़मीन को आप रजिस्टर करवाओगे, घर को रजिस्टर करवाओगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये अभिलेख होते हैं और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में एक शाखा में दूसरे शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती है। ये देखो चित्र 4 है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बना है। ये दिल्ली में है और निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरॉय के निवास के नज़दीक बनाए गए हैं। इसके पता चलता है अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था, यानी कि जो वायसरॉय होंगे, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो भी पद है इनमें, जो भी सचिवालय में पद होंगे उनके घर पास पास ही हुआ करते थे और ये नई दिल्ली में है। 1920 के दशक में बनाया गया है। देखिए गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट। गृह विभाग सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। जो भारतीय नौसेना है ना के जहाज में सिपाहियों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था 1946 में।
उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार से बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों दफ्तरों पे कब्जा कर लें। शाही नौसेना जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची 301 विद्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। देखिए लिखा गया है, जहाजों में प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात किए गए हैं। सैनिक गार्ड किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव में कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या नंबर 7 फाइल संख्या 5146 गृह राजनीतिक भारत सरकार। देखो किस प्रकार से लिखा गया है, देख सकते हो आप। ये भी पढ़ना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे लिखी गई होगी उस टाइम पे। देखो बम्बई का लिखा है, कराची का लिखा है, विशाखापट्टनम का लिखा है। चलिए, उन्हें खुशन विसी के माहिर लिखते थे। खुशन विसी या सुलेखन विस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। ठीक है, तो आ सकता है खुशन विसी क्या है। खुशन विसी ऐसे लोग होते जो बहुत सुंदर लिखते थे। सुलेखन विसी कौन होते थे, जो बहुत सुंदर लिखते थे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी देखो छपाई भी आने लगी उस तकनीक के सहारे। अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज कई प्रतियां बनाई जाने लगी। प्रतियां यानी कॉपी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। देखो सर्वेक्षण क्या होता है, जनगणना होती है ना, तो सर्वेक्षण करते हैं किसी का। जैसे आपके आधार कार्ड बने तो वो सर्वेक्षण के द्वारा बने, कितने कौन से जिले में कितने आधार कार्ड बनने हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश में अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी गुणवत्ता, यानी कि वहाँ कोई गाँव है पर्टिकुलर, उसकी मिट्टी कैसे, इसका भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो पूरे भारत का नक्शा जब तैयार हो तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक मैप है वो अलग बनेगा और मिट्टी का मैप अलग बनेगा। बारिश कहाँ पे होती है उसका मैप अलग बनेगा। वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाती है। तो मैंने पहले ही बता दी एग्जाम्पल, जनगणना होती है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। देखो शरीफे का पौधा 1770 का दशक, शरीफे का पौधा है। अंग्रेजों, देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। इन नमूनों में चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते हैं। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह के जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। इससे उपनिवेशवाद के बारे में पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड में क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स में इस विशाल भंडार में हमें बहुत कुछ पता लग सकता है, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। बंगाल का मानचित्रण, ये बंगाल का है जहाँ सर्वेक्षण चल रहा है और जेम्स प्रिंसपे द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है 1832 में। ध्यान से देखिए, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर पर जोर देना चाहते थे, वैज्ञानिक स्वरूप को। ठीक है, अब 1857 के ये विद्रोह दिखाया गया है। तस्वीरों में बहुत ध्यान से देखिए कि इनमें चित्रकार की सोच पता चलती है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इन तस्वीरों के नीचे लिखा था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। ये देखो क्या लिखा है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट, बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड में हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे
दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते तो उनकी भी कोई कमी नहीं लगती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूँढना ज़रा मुश्किल साबित होता था। इस लिहाजे से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे-जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पे जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों की फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना-लिखना जानते थे। इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पे ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुज़र रहे थे। देखो यहाँ कह रहे हैं कि हमें यह पता चलता है सरकारी अफ़सर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद में किन चीज़ों में बचाया गया। रिकॉर्ड से हमें यह समझने में मतलब कि देश के दूसरे लोगों को दूसरे लोग क्या महसूस कर उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं और उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूँढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। देखिए यहाँ पे कहा क्या चाहा जा रहा है कि जब हम दूसरे स्रोतों को तलाशते हैं ना, तो उनकी कमी रहती है, ठीक है? सरकारी रिकॉर्ड्स को मुकाबले उन्हें ढूँढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से लोगों को डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पे जनता में बहस होने लगी उस टाइम पे। लेकिन सारे स्रोत उन लोगों के रचे जो पढ़ना-लिखना जानते थे। आदिवासी किसान, खदानों में काम करने मजदूर, सड़कों से न गुजरा गरीब किस तरह अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी-सी कोशिश करें तो इस बारे में जान सकें जैसे-जैसे कि आप इन किताबों से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार में सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने में घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे-जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुँची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना पुलिस लाइसेंस की रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वो इंसान भी नहीं खा सकते। हमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। जेम्स मिल सही या गलत बताना है आपको। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बाँटा था। ठीक है, तो यहाँ पे ईसाई की जगह ब्रिटिश आ जाएगा, ब्रिटिश, है ना? तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है या गलत भी, आपको ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे। सरकारी दस्तावेज़ों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा मुझे, फिर मैंने पढ़ा दिया है आपको ना, ठीक है? अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको आना चाहिए ये देखिए ये क्वेश्चन सब आपको आने चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आपको जो भी दिक्कत हो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? मैं अभी स्टार्टिंग का है और डेमो सेशन की तरह पढ़ा रखा है, तो पता नहीं आपको कैसा लगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उस बच्चे तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिसे इतिहास पढ़ने में दिक्कत आती है। मैं और इंटरेस्टिंग तरीके से बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करूँगी अगली बार, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगे कि आपको मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ भी समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हाँ, ये ट्रू फॉल्स के जो आंसर बताएंगे सबसे पहले उसे एक गिफ्ट भी मिलना चाहिए मुझे लगता है। तो अपना पता जो अपना पहला कमेंट लिखेगा ना तो मुझे अपना पता बता दीजिएगा, मैं गिफ्ट भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।